बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारी जगह ऐसी है जो खुली हुई है, जहाँ दीवार नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है बीच में नदी है, लोग उधर से तैर के भी इधर आ जाते हैं, ऐसे भी है। ये बात की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है, आईबी को नहीं है, रॉ को नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं है। ममता दीदी का स्टेटमेंट किस नजरिए से देखते हैं? वोट के हिसाब से अच्छा है, सत्ता के हिसाब से अच्छा है, लेकिन देश के लिए अच्छा है। अच्छा, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े प्लान में पार्षदों को, प्रधानों को 2-3 लाख रुपए मिलता है। ये एक बस आ रही है घुसपैठियों की, इसको आसपास बसाना है। वो पार्षद प्रधानी उनको जगह भी बताते हैं, काम करो उस कोने चले जाओ वहाँ। हल्द्वानी कांड घुसपैठ का सबसे बड़ा उदाहरण। रेलवे ट्रैक पे अतिक्रमण, बहुत सारी चीजें, आगजनी, फिर तोड़ फोड़, फिर उत्तराखंड को नुकसान, फिर देश को नुकसान। किस नजरिए से देखते हैं, क्यों हुआ था हल्द्वानी कांड? भारत में पहले जो बॉर्डर पे सेना होती थी, बीएसएफ होता था, उसके पास ये अधिकार था कि अगर बॉर्डर पे कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा तो गोली चला दी। 2012 में मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश की सरकार के साथ एक ट्रीटी किया, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। कोई भी उसको गूगल करके देख सकता है नॉन लीथल ट्रीटी के बारे में। जानते हैं क्या उन्होंने ट्रीटी कर लिया? अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के सैनिक गोली नहीं चलाएंगे। बांग्लादेश में भूचाल मचा हुआ है और इन सब चीजों के बीच में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट कि बांग्लादेश में अगर किसी भी बांग्लादेशियों को परेशानी हो रही है तो हम जो है बंगाल में उन्हें शरण देंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हैं। स्वागत है आपका। भारत की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या के बाद घुसपैठ होते जा रहा है। बांग्लादेश में भूचाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट कि हम शरण देंगे, किस नजरिए से आप देखते हैं? घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ एक सबसे बड़ा देशद्रोह है। घुसपैठ के कारण भारत में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए 2017 मैंने पीएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो आज भी चल रही है, और उसमें ममता दीदी की सरकार को भी नोटिस हुआ है। देश की सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हमने 2017 में बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। अब 2024 आते आते उनकी संख्या स्वाभाविक सी बात है बढ़ चुकी है, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और घुसपैठ होना रुका नहीं है। घुसपैठ होती कैसे है? बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। अच्छा, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। दुर्भाग्यवश भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक तो बहुत सारी जगह ऐसी है जो खुली हुई है, जहाँ दीवार नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ नदियां डिवाइड कर, मतलब बीच में नदी है, तो लोग उधर से तैर के भी इधर आ जाते हैं, ऐसे भी है। बहुत सारा ऐसा भी है कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है और अंदर आते हैं तो अंदर बंगाल की पुलिस होती है, वो भी उनको नहीं पकड़ती है। कुछ शादी विवाह के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे मिलने जुलने आते फिर यहीं रुक जाते हैं। तो एक नहीं, इसके कई कारण हैं जो भारत में लगातार घुसपैठी हो रहे हैं। लेकिन सेटल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भ्रष्टाचार। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया असम में जाके। और ममता दीदी का स्टेटमेंट किस नजरिए से देखते हैं? उनका जो स्टेटमेंट है वोट के हिसाब से अच्छा है, सत्ता के हिसाब से अच्छा है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। हल्द्वानी कांड घुसपैठ का सबसे बड़ा उदाहरण। रेलवे ट्रैक पे अतिक्रमण, बहुत सारी चीजें, फिर आगजनी, फिर तोड़ फोड़, फिर उत्तराखंड को नुकसान, फिर देश को नुकसान। किस नजरिए से देखते हैं, क्यों हुआ था हल्द्वानी कांड? हल्द्वानी कांड होने का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें कोर्ट की ढिलाई और कानून का घटियापन। हमारे देश में घुसपैठियों को पकड़ने वाला जो कानून है वो 1946 का फॉरेनर एक्ट है, वो चल रहा, अंग्रेजों ने बनाया था। दुर्भाग्यवश इतनी सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बना नहीं। जो 1946 वाला जो 2014 से लेके 24 इस बीच में भी घुसपैठ के खिलाफ नहीं बना, कोई कानून नहीं बना। 1946 वाला आज भी चल रहा है। वो इतना घटिया कानून है कि आज तक किसी भी घुसपैठियों को 5 साल की सजा नहीं हो पाई, 10 साल सजा नहीं हो पाई, इतना घटिया कानून। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो पीएल फाइल किया, मैंने उसी समय कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है घुसपैठ। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे कितना नुकसान होता है घुसपैठ की वजह से भारत को? भाई, घुसपैठी आके पहली बात हमारी रोजी रोटी छीन रहे, घुसपैठी आके डेमोग्राफी चेंज कर रहे, घुसपैठी आके यहाँ पे एक तरीके से क्राइम को बढ़ा रहे हैं।
घुसपैठी आके यहाँ जिहाद फैला रहे हैं, घुसपैठी आके यहाँ मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, घुसपैठी आके यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं। और भारत की जो डेमोग्राफी बदली है ना पिछले 75 साल में, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। कौन कौन से राज्य हैं? कश्मीर एकदम डेमोग्राफी बदल गई, लद्दाख की बिल्कुल बदल गई, लक्षद्वीप की बिल्कुल बदल गई, मेघालय की बिल्कुल बदल गई, नागालैंड की बिल्कुल बदल गई, मिजोरम की बिल्कुल बदल गई। ऐसे राज्य हिसाब से चलिए, असम, बंगाल, असम की बिल्कुल बदल गई, बंगाल की बिल्कुल बदल गई। और डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए तो भारत में टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है पूरी तरीके से। तहसील के हिसाब से देखिए तो भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर बॉर्डर को आप देखिए तो बॉर्डर पे टोटल भारत के 300 तहसीलें हैं, मतलब हिमालय बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर या समुद्र का बॉर्डर, जो भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर एरिया में सारे के सारे केरल का बॉर्डर, गोवा का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर या पंजाब का बॉर्डर या आपका यूपी का बॉर्डर या बिहार का बॉर्डर या झारखंड का बॉर्डर, कोई सा, केरल का बॉर्डर, कोई सा बॉर्डर उठा लीजिए, 100% उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। रूट काज, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या क्या इसके बारे में सरकार को नहीं पता है? सरकारों को अगर इतनी सीरियस होती तो, मतलब इस देश का दुर्भाग्य आप देखिए, भारत में पहले जो बॉर्डर पे सेना होती थी, बीएसएफ होता था, उसके पास ये अधिकार था कि अगर बॉर्डर पे कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा तो गोली चला दे। 2012 में मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश की सरकार के साथ एक ट्रीटी किया, उसका नाम है नॉन लिथल ट्रीटी। कोई भी उसको गूगल करके देख सकता है नॉन लिथल ट्रीटी के बारे में। जानते हैं क्या उन्होंने ट्रीटी कर लिया? अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के सैनिक गोली नहीं चलाएंगे, और बहुत जरूरी हुआ चलाना तो पैर पे गोली चलाएंगे। तो नतीजा, जो गाय की स्मगलिंग हो रही हो तो बड़ी बड़ी आदमियों का आना जाना और बढ़ गया, क्योंकि अब वहां से आने वालों को भी पता है कि यार गोली तो चला ही नहीं सकते, चलाएंगे तो पैर पे चलाएंगे, अब चलाएंगे तो मुश्किल से पैर पे चलाएंगे। तो पहले तो पकड़ में नहीं आते, और पकड़ में आ गए, अगर 100 इंटर कर रहे हैं, अगर 1-2 पकड़ भी लिए गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो झुंड का झुंड करते हैं, क्या करते हैं, पूरे प्लान वे में चलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। क्या ये बात की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है, आईबी को नहीं है, रॉ को नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं है? देखिए, मैं तो अब सरकार हूं नहीं, मैं रॉ हूं नहीं, मैं आईबी हूं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो कितना जानता हूं कि भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप बाकी तो छोड़ो, आपके झारखंड की क्या सिचुएशन है उसके बारे में तो खूब इस समय हंगामा हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल वॉर चल रहा है झारखंड में कि पूरी ट्राइबल एरिया पूरा बदल चुका है। मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली में जमुना जी का खादर है, जो जमुना जी का किनारा, पूरा का पूरा बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, पूरा। आप चले, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हम खुद ही घूमते टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं। वहां इतना मतलब कि गारंटी के साथ कैसे करते? गारंटी के साथ इसलिए कहता हूँ कि 10 बार फोन आता है, 2-4 बार मैं जाके देख भी लेता हूँ। मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंदिरा गांधी टर्मिनल के पास जो महिपालपुर है ना, जो एयरपोर्ट है, वहां एक रंगपुरी पहाड़ी है जहां से जहाज उतरती है, वो पूरी पहाड़ी पे बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया। छतरपुर के पीछे जाइए, गुड़गांव के पहले अरावली की जो पूरी पहाड़ियां हैं, उन पूरी पहाड़ियों में घुसपैठिए बस गए। बाकी तो छोड़ दो, आप पूरे उत्तराखंड की जितने जंगल है वहां घुसपैठिए बसते जा रहे हैं, हिमाचल के पूरे जंगलों में घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, आपके रेलवे स्टेशन के बगल सारे घुसपैठिए झुग्गी बनाते जा रहे हैं, एयरपोर्ट के आसपास जितनी खाली जगह वहां जो घुसपैठिए झुग्गी बनाते चले जा रहे हैं, बस स्टैंड जहां घुसपैठिए झुग्गी चलाए जाते हैं। अभी मैं पिछले सप्ताह वहां पे था, जबलपुर में था। जबलपुर में आर्मी का बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा वहां पे आर्मी का एरिया है, आर्मी कैंट एरिया है। कैंट एरिया के बगल में वहां पूरी पहाड़ियां थी, उस पहाड़ियों पे बांग्लादेशी आके बस गए। तो हालत ये हो गई कि जहां भी खाली जगह मिल रही है, बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनको सेटल किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर से, वो बना लेते हैं आधार। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना, वो सीधे तहसील में वहां दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार रुपए और देते हैं, मिल जाता है राशन कार्ड। जैसे 2 डॉक्यूमेंट और बन जाता है, वो सीधे वहां पे एसडीएम के ऑफिस के आसपास जो है दलाल बैठे रहते हैं, उनको पकड़ते हैं, बनवा लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम से। जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4 हजार रुपए बनवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, तब तक इलेक्शन आता है, वो जो वहां के पार्षद प्रधान होते हैं, जिनको चुनाव लड़ने वाले होते हैं, उसी में देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा है जो लालची है, जो जिसको बात करेंगे।
वो जाके उससे बात करते हैं, भैया काम करो, हम 100 लोग हैं, हम 200 लोग हैं, हमारा वोटर आईडी बनवा दो, हम तुमको वोट करेंगे। नेता वोट जीवी होते हैं, उनको वोट चाहिए होता है, वोट के चक्कर बोला ठीक है हमको वोट देना, हम तुम्हारा बनवा रहे हैं, बनवा देता है। तो ऐसे बड़े प्लान्ड वे में 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके घुसपैठिए 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। और खर्च किया कितना? 10 से 15 हजार, और फायदा देखिए कितना। जैसे भारत के नागरिक बन गए तो जनधन खाता खुलवा लिया, किसान सम्मान निधि उनके पास आ रही है, माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री का पूरा योजना आ रही है, लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, सारा उसका फायदा उठा रहे। राज्य सरकार की सारी योजनाओं का गरीबी वाली फायदा उठा रहे। अगर आप योजनाओं को देखिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें से 35 से सभी योजनाओं में 35% योजनाएं मुस्लिम्स को गई हैं, चाहे वो फ्री मकान की 17% उनकी जनसंख्या है, 35%, यानी कहने का मतलब है कि गरीब, दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC का हक जो है उन लोगों ने वहां जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है। जनसंख्या मतलब कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है वो नॉर्मली गरीब लोगों के लिए होती है, और ऐसा यहाँ के भारत के नेता भी कहते हैं कि गरीबी सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा समाज में, दलित समाज में, आदिवासी समाज में। और जब 17% जनसंख्या वाले 35% का बेनिफिट ले रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब कि उनका हक मार लिया गया, SC, ST का, OBC का। आप कहीं से वेरीफाई कर लीजिए, जो मुद्रा लोन गया है वो 36% मुस्लिम्स को गया है। हाँ। जो फ्री वाला मकान है 36% मुस्लिम को गया है मुद्रा लोन। तो फिर OBC को कितना गया, SC, ST को कितना गया? उनको कम गया है, उनको कम गया है। यानी मुद्रा लोन में सबसे बड़ा स्कैम ये हुआ है कि OBC और SC, ST का हक जो है वो सीधे सीधे चला गया, माइनॉरिटी को चला। ना सारी माइनॉरिटी नहीं, पारसी माइनॉरिटी होता है, यहूदी माइनॉरिटी होता है, सारी माइनॉरिटीज को नहीं। और जो घर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इसमें कितना? उसमें 35% सारे 35%। यानी जो दलित को घर मिलना चाहिए, जो मकान, जो पिछड़ा को घर मिलना चाहिए, 100 मकान बना, हाँ, तो 35 मकान तो पहले निकल गया, पहले ही निकल गया। अब बचा 65 मकान। हाँ। अब 65 मकान में बंदरबाट चल रही। हाँ, और अगर इनको 17 मकान मिला होता तो शायद से जो है वो ज्यादा मकान, 83 मकान बचता, तो 83 मकान में जो है ज्यादा लोगों को मिलता। हाँ, अभी सीधे तो इसमें जो है दलित के जो नेता होते हैं, OBC के नेता होते हैं, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? नहीं, वो तो क्या है कि उनको पता है दलित बेचारा सीधा आदमी है। हाँ। हिंदू चाहे दलित हो, हिंदू चाहे पिछड़ा हो, हिंदू चाहे अगड़ा हो, हिंदू जो है वो थोड़ा शांत होता है, वो मतलब कि OBC और SC, ST के ज्यादातर नेता जो है अपने ही लोगों का हक मरवा के जो है घुसपैठियों को और माइनॉरिटी को और दूसरे लोगों को दिलवा दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक और बात, इसके अलावा बात बता रहा हूँ कि गरीबी के आधार पे जितनी योजनाएं हैं उसमें तो 35% लेते हैं। हाँ। और माइनॉरिटी वाली जितनी योजना है उसमें 90% लेते हैं। 90%। आप समझ रहे हो ना? हाँ। जो SC, ST के लिए योजना होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुल गई सबके लिए। हाँ। तो जब खुल गई तो उसमें 35% ले लिया। हाँ। 35% बैंक खाता खोल लिया, 35% मुद्रा लोन ले लिया, 35-36% जो है फ्री वाला मकान ले लिया, 35% 36% वजीफा ले लिया, जितनी केंद्र सरकार की योजना है उसमें तो 35% लिया। लेकिन दूसरी तरफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है ना, सेंटर में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, उसकी जो योजनाएं चल रही है उसमें 90% केवल मुस्लिम्स को ही जाती है। आप चाहे सगुन वाली योजना देख लीजिए, या जो है वो लड़कियों की शादी पे सगुन मिलता है, फिर वजीफा मिलता है, पढ़ने के लिए कुछ हुनर वाली योजना है, ऐसी करीब 300 योजनाएं हैं जो माइनॉरिटीज की हैं। 300 योजना माइनॉरिटीज की, 300 योजना माइनॉरिटी के लिए चलाएगा, माइनॉरिटी के लिए चला। तो फिर OBC के लिए और SC, ST के लिए कितनी योजना चलाई जाए? OBC, ST के लिए अलग से कोई योजना नहीं हो, तो एक गरीबी की योजना होती, उसी में OBC को मिलता है, उसी में SC को मिलता है, उसी में ST को मिलता है। हाँ। अलग से OBC के लिए कोई योजना नहीं। हाँ। अलग से भाई मुद्रा योजना अलग से OBC के लिए कोई नहीं चल रही है। हाँ, ST के लिए नहीं चल रही है। हाँ। वो एक नॉर्मल योजना है, उसी में SC, ST, OBC को मिल रहा है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी योजना चल रही है, माइनॉरिटी स्कीम चल रही है, सेंट्रल में भी चल रही है, राज्यसभा में चल रही है, उसमें तो 90% मुस्लिम्स को जा रहा है। ये फैक्ट है। इस देश में घुसपैठ को रोकना अगर होगा तो सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो घुसपैठ को रोकना है तो भ्रष्टाचार खत्म करना। हाँ, भ्रष्टाचार। दूसरा, बड़े प्लान वे में पार्षदों को, प्रधानों को 2-3 लाख रुपए मिलता है कि ये एक बस आ रही है घुसपैठियों की, इसको आसपास बसाना है। वो पार्षद प्रधानी उनको जगह भी बताते हैं, काम करो उस कोने चले जाओ, वहां ऊसर है, वहां बंजर है, वहां खेल का मैदान है, यहाँ गोचर मैदान है, फलाने मैदान है, फलाने मैदान। पार्षद प्रधान को सब पता होता है कि जो
सार्वजनिक जब जगह कहाँ कहाँ बची हुई है वो सीधे वहां पे उनकी गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, वहां उनकी झुग्गी लग जाती है। उसके बाद फिर 2-3 हजार रुपए वाला खेल शुरू होता है, सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। उसके बाद घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, और है घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा का जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए। दुर्भाग्यवश एनएसए डिफाइन नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, वो उसमें डिफाइन नहीं है। उन लोगों के ऊपर नहीं लगता, हमारे ऊपर लगता है। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर तो एनएसए लगता है। आज तक किसी घुसपैठिए के ऊपर एनएसए नहीं लगा है। इतना घटिया कानून है, नाम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा उसमें उसको डिफाइन ही नहीं किया। तो घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर देना चाहिए। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक देश था पर्शिया, 90% पारसी रहते थे, 5,000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने 50 साल के अंदर पर्सिया को ईरान बना दिया। और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, बर्बाद कर देंगे अगर हमने इनको नहीं निकाला यहाँ से। तो घुसपैठ को देश की एकता, 5,000 घुसपैठी पूरे पर्सिया को ईरान बना दिया। हाँ, और ये इतिहास में भी है, इतिहास में ये तो सबके सामने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ाया नहीं जाता ये सारी चीजें। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। और 1830 में अपना सामान उमान लेके भाग गए, पूरा वहां शरिया लागू हो गया। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। आप देख लीजिए क्या सिचुएशन है। भारत का ईस्ट बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है, देख लीजिए क्या सिचुएशन है। भारत का वेस्ट पंजाब आज की डेट में पाकिस्तान कहलाता है, देख लीजिए क्या सिचुएशन है। भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर घुसपैठ रोकना है तो घुसपैठियों पर एनएसए लगाइए, घुसपैठियों पे यूएपीए लगाइए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। इनडायरेक्ट वॉर है या घुसपैठ, अप्रत्यक्ष युद्ध है, किसी भी देश पे कब्जा। यूरोप की स्थिति क्या हो चुकी है, यूरोप को देख लीजिए। बाकी पेरिस जैसा शहर जो है आज जल रहा है। इसलिए आप लंदन की सड़कों पे जो है उपद्रव मचाया जा रहा है। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेजिंग वॉर के लिए पुराने वाले कानून में आजीवन कारावास फांसी था, नए वाले कानून में भी आजीवन कारावास फांसी है, लेकिन वेजिंग वॉर को डिफाइन नहीं किया गया कि वेजिंग वॉर है क्या। बस ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत। घुसपैठियों पे देशद्रोह लगाना पड़ेगा। देशद्रोह की धारा है नई वाले कानून में, लेकिन देशद्रोह क्या होता है वो डिफाइन नहीं किया गया। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। गुजरात के पास गुजकोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, हर जगह। लेकिन घुसपैठ को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए कोई राज्य सरकार इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाती नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मनीष जी, आप घुसपैठियों और उनके मददगारों, ध्यान से समझिए, उनके मददगारों, क्योंकि घुसपैठियों के मददगार भारतीय हैं। कोई उनको आधार बनाता है, कोई राशन कार्ड बनाता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, कोई वोटर आईडी बनाता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई उनको बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराता है, कुछ करता है। आप घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए और गैंगस्टर एक्ट लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे घुसपैठिए खुद ही भागना शुरू कर देंगे। बस आप हर राज्य में 100 200 घुसपैठिए उनके मददगारों को पकड़ के उनके ऊपर ये एनएसए यूएपीए लगा के वेजिंग वॉर जेल में डालना शुरू करिए। ये सारे घुसपैठिए अपना तंबू बंबू लेके यहां से भाग जाएंगे, और नहीं तो एनआरसी करते रहेंगे, थक जाएंगे। असम की एनआरसी फेल हो चुकी है भ्रष्टाचार के कारण। तो भ्रष्टाचार को खत्म करिए, कठोर धारा बनाइए, इनको जेल में डालना शुरू करिए, ये अपने आप भाग जाएंगे। चलिए, घुसपैठ कैसे भारत की एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इससे निपटारा कैसे हो सकता है, इससे निदान कैसे हो सकता है, केंद्र सरकार को इस पे क्या रूल्स लगाना चाहिए, और भारत को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों को भगाना क्यों जरूरी है, इस पे आप लोग अपना राय रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, स्वतंत्र विचारधारा है आपका। और हाँ, जब तक भारत मजबूत है तब तक ही हम लोग मजबूत हैं, तो इसे समझने की जरूरत है। बाकी अश्विनी उपाध्याय जी और हमारी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी, इस पे भी आप लोग अपना राय रख सकते हैं। जय हिंद।